नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज बात एक सवाल की। वह सवाल यह है कि देवभूमि में आपदा की परछाई आखिर क्यों? उत्तराखंड के धराली, चसोटी और फिर थराली में आई आपदा ने स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सिराज घाटी, कुल्लू, मंडी और कई दूसरे क्षेत्र इस साल सहित पिछले कई सालों से लगातार आपदाओं को झेल रहे हैं। सिक्किम में ग्लेशियर झील के फटने से तीस्ता बेसिन में 2023 में भयानक बाढ़ के बाद इस साल फिर से यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। इन सभी आपदाओं को संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित और अनियंत्रित विकास परियोजनाओं और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से इनके आकार और प्रभाव दोनों को बढ़ाने में मदद हुई है। हिमालयी क्षेत्रों में बरसात के मौसम में लगातार आने वाली आपदाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका प्रभाव हर साल बढ़ रहा है। इन लगातार होने वाली आपदाओं का एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है, लेकिन केवल यही कारण नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स के मिश्रण ने जो तबाही मचाई है, उसका परिणाम आज हमारे सबके सामने है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कमजोर हिमालयी क्षेत्रों को खोदकर बनी सुरंगों से संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं, जिसने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। हिमालयी क्षेत्रों की ये तबाही यहीं नहीं रुकेगी, बल्कि भविष्य में यही हमारे सामने और भी विकराल रूप लेकर सामने आएगी। सरकार के राहत कार्यों पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज हम तमाम पहलुओं पर चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर यह जो सितम कुदरत की तरफ से ढह रहा है, बात प्रायः उत्तराखंड की कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तबाही भी वहीं की हो रही है, लेकिन केवल उत्तराखंड नहीं, जो और भी जगह हमने आपको बताई है, अन्य राज्य, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हर जगह यही हाल है। तो यह सवाल तो बनता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश करते हैं, कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता सतीश चंद्र साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी साहब भी जुड़े हैं। आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। चंद्र साहब, शुरुआत आप ही के साथ। चूंकि केवल आप सरकार में हैं इसलिए यह सवाल नहीं है, क्योंकि बात उत्तराखंड तक सीमित रखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं। मूल पर यानी बेसिक पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण, विकास के नाम पे कुदरत से खूब उसे छेड़ा जा रहा है और इसी का सिला कुदरत ऐसे ले रहा है कि वह छोड़ नहीं रहा है। अब आप ही बताइए, सरकार में आप है इसलिए मैं शुरुआत आपसे करता हूं। सोचने समझने इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी है। क्या सोच रहे हैं चंद्र साहब, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? उत्तराखंड के हालात आप सबके सामने हैं। कुणाल भाई, निश्चित तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी बहुत वृहद स्तर पर हो जाती है जब हमारी केंद्र में सरकार हो, राज्य में सरकार हो, और हमारी सरकार जहां तक है इस ओर सोच भी रही है और कार्य कर भी रही है। आप देखिए कि जो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ये वैश्विक स्तर पर है। अब ये सिर्फ और सिर्फ केवल भारत की समस्या नहीं है, केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि इस जलवायु परिवर्तन की वजह से ही इस बार जो उत्तर भारत में भयावह स्थिति पैदा हुई है आपदा से, तो वो सभी लोगों के सामने है। इसमें मुझे कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये बोलें कि केवल विस्तारीकरण और जो डेवलपमेंट है इसी की वजह से आपदाएं आई हैं, इस बार आपने देखा होगा कि बाढ़ और बारिश का पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ है। कुणाल भाई, विगत वर्षों की तरह बाढ़ और बारिश का जो पैटर्न है वैसा नहीं है जैसा विगत वर्षों में हुआ करता था जी। इस बार बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। आप देखिए कि ऐसी ऐसी जगहों पे बादल फटे हैं
जहाँ पे इतना विकास तो हुआ ही नहीं है, ना वहाँ रोड बनी हुई है, ना वहाँ रोडों के लिए पहाड़ों को काटा गया है, ना वहाँ पे बसावट ज्यादा हुई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे केवल भारत या उत्तराखंड स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर सोचना पड़ेगा और मुहिम चलानी पड़ेगी। और क्योंकि देखिए, चाहे यूएस हो, न्यूयॉर्क चंद्र में, साहब, लॉस चैरिटी एंजलिस में बिगिंस एट होम, है ना? आप क्या सोच रहे हैं? चलिए, वैश्विक स्तर पर बड़े नेता क्या सोच रहे हैं वो अलग बात है, आप अपने सीमित क्षेत्र के लिए ही क्या सोच रख रहे हैं, यह भी जानना जरूरी है ना सर, आपके लोगों को। देखिए कुणाल भाई, अभी आपदा के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने बोला कि जो नदी नाले हैं, आने वाले समय पे उनमें नए निर्माण बिल्कुल भी ना कराए जाएं, और उसके लिए केवल और केवल जिलाधिकारी दोषी होंगे। देखिए, आपने बोला चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये सही बात है और हम लोगों ने शुरू भी करा है। और दूसरी ओर हमारा जो संगठन है वो तो एक पेड़ माँ के नाम पे ऐसी पर्यावरण बचाने वाली मुहिम चलाता है। तो हम लोग घर से शुरुआत करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप जो है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर दीजिए, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं कि आप छोटे स्तर पे ही करिए। चाहे स्वच्छता अभियान हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया हो 2 अक्टूबर 2014 से, लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक छोटा सा कदम है पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए। हम लोग एक छोटे से, भले गिलहरी के बराबर हमारा योगदान हो, लेकिन हम लोग उसको देते हैं और करते आ रहे हैं। हमने आने वाले समय पे आप देखिएगा कि इन चीजों के लिए जो आपदा के जो संवेदनशील जो क्षेत्र है, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बोला भी है कि उनको चिन्हित करा जाएगा कि आपदा जो है वो अलग अलग पैटर्न के तौर पे आ रही है, और बाढ़ और बारिश के अलग अलग पैटर्न ने, उनके परिवर्तित पैटर्न ने इन चीजों को बदल दिया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो पर्यावरण बचाने और पर्यावरण को संभालने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की मुहिमें चलाएगी। ठीक है, जोशी साहब कह रहे हैं चंद्र साहब की सरकार सोच रही है, कार्रवाई कर रही है। मैं आपसे बस एक सिंपल स्पष्ट सवाल पूछता हूं, बतौर विपक्ष, आप इस सरकार की सोच को समझ पा रहे हैं और इस कार्रवाई को देख पा रहे हैं क्या? देखिए, जिस प्रकार से आपदा पूरे देश और प्रदेश के अंदर आ रही है, वो एक चिंता का विषय है। आपदा ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार आ रही है, आपदा पहले भी आती थी और आज भी आ रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि सरकार ने इससे कितना सीखा और कितना इसको इम्प्लीमेंट किया। आपदाएं तो हर साल आती हैं, एक जख्म देके चली जाती हैं, कई घर उजड़ जाते हैं, लोगों के व्यापार खत्म हो जाते हैं, लोग अपने प्रियजन को खो देते हैं, कई सैकड़ों लोग तो ऐसे हैं जो आपदा में लापता हो जाते हैं, उनका पता तक नहीं चलता कि वो कहाँ पर है। इसके लिए सरकार कभी भी सजग नहीं रही है। आज जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर अपने पहाड़ों का कटान हो रहा है, असीमित वहाँ रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, बिना भूगर्भीय रिपोर्ट लिए जलवायु उसमें क्या उसके रिजल्ट रहेंगे और वैज्ञानिक इसमें क्या कहते हैं, इसके बिना कोई राय लिए अंधाधुंध यहाँ पर बेतहाशा निर्माण किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है और इसके गंभीर परिणाम भी लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। आज जो नदी किनारों और जो नाले किनारों में अवैध रूप से खनन हो रहा है, जो लोग अवैध कारोबार में जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी सरकार ने कभी गंभीरता से नहीं लिया कि हम खनन कर रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि खनन अंधाधुंध प्रदेश के अंदर आ रहा है। और जहां तक बात अभी तक देहरादून की भी अगर मैं बात करूंगा, पिछले कई वर्षों से देहरादून के अंदर इतनी बड़ी आपदा देखने को नहीं मिली जिसमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लोग अपने व्यापार खत्म कर चुके हैं। जो देहरादून पोंटा मार्ग है, राजमार्ग, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है और सरकार ने इससे कोई सबक ही नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो उसको मुस्तैदी से वहां पे हमारे जो इसके बचाव दल है वो वहां पे रहता, उसकी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करते। और मैं कल भी देख रहा था, वहाँ वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था करने की बात आ रही है, उसमें भी 8-10 दिन का समय लग जाएगा। मतलब मुख्य राजमार्ग देहरादून आने वाला, चाहे हम इधर की मसूरी की बात करें, चाहे हम पोंटा रोड वाले की बात करें, ये सारे रोड देहरादून मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले आज के डेट में अवरुद्ध है। सरकार को इससे सबक लेना चाहिए था। केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है। हिमालयी जो राज्य है उनके लिए एक अलग से नीति बननी चाहिए कि वहाँ किस प्रकार से निर्माण होने चाहिए और क्या क्या नियम कायदे होने चाहिए। बिना भूगर्भीय रिपोर्ट के कोई वहाँ पे निर्माण ना हो, लोगों की जान माल की हानि ना हो। और अगर कहीं पे आपदा आती है
उसके लिए सरकार ऐसा कोई नियम बनाए। आपदा प्रबंधन तंत्र तो इनका है ही है, वो कहीं नजर है आने नजर नहीं आ रहा कहीं रास्ते में यहाँ पे। उसके लिए सरकार को मुस्तैद होना चाहिए और अपनी आपदा प्रबंधन की टीम भी बढ़ानी चाहिए। और इसके लिए जो राहत पैकेज है, वो राहत पैकेज तुरंत लोगों को मिलना चाहिए। देखने में ये आया, जैसे अभी धराली के अंदर आपदा आई थी, वहां पे 5-5 हजार रुपए के चेक लोगों को दिए जा रहे थे। और जो इनकी टीम दिल्ली के अंदर आ रही, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं और जो केंद्र से टीम आ रही है, उसमें भी बहुत विरोधाभास है। तो इसके लिए एक ऐसी नीति बननी चाहिए जोशी जहाँ पर आपदा आए, सरकार तुरंत वहाँ पे राहत पैकेज दे। नहीं, घर टूटे हुए घर उनको ठीक बनाए, बात है, जिनके ठीक बात है। व्यापार आपने बोला, आपने बहुत अच्छी जोशी साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बोली है। बननी चाहिए, होनी चाहिए, करनी चाहिए। अब देखिए, आप दोनों इस बात से वाकिफ होंगे। सवाल लेकिन मैं चंद्र साहब से ये लूंगा, आप दोनों वाकिफ होंगे, हरिद्वार कॉरिडोर योजना शुरू होने वाली है, होगी। किस कदर उसका विरोध शुरू हो रहा है चंद्र साहब? व्यापारी वर्ग आपके खिलाफ हल्ला बोल रहा है। उत्तराखंड की ये बात हम आपको बता रहे हैं। आप बोले चीजों को करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आपको नहीं लगता है कि आपके ऊपर विपक्ष यह भी सवाल उठाता है कि तीर्थाटन को इतना ज्यादा पर्यटन के रूप में विकसित करने की क्या जरूरत है? अब देखिए, ये जो चीजें होंगी, 15 किलोमीटर का पूरा इलाका, इसको आप चौड़ीकरण, विस्तारीकरण करेंगे तो इसका असर वहीं पर तो पड़ेगा सर। आपको नहीं लगता इन सब चीजों के बारे में विशेषज्ञों, भू विशेषज्ञों से राय लेकर एक सॉलिड प्लान के तहत यदि करना भी तो हो तो किया जाए? चंद्र साहब। कुणाल भाई, देखिए, हमारी सरकार जो है जिम्मेदारी पूर्वक अपना कर्तव्य निर्वहन करती है। आप देखिए, जो ये बात आ रही है कि चारधाम यात्रा में इतना सब कुछ डेवलपमेंट करा गया, इसी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। मुझे ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में और राज्य में थी, तब तो इन्होंने कोई विकास नहीं करा था, किसी चारधाम को इन्होंने डेवलप नहीं करा था। हमारी जो यात्रा थी ऐसी चलती थी। लेकिन आप ऑल वेदर की रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही थी। 2013 में ऑल वेदर रोड का हाल देख लीजिए। देखिए कुणाल भाई, ये कांग्रेस जो है, ये आपदा में भी अवसर तलाशती है। इन्हें मतलब नहीं है कि प्रदेश की जनता किस परिस्थिति से गुजर रही है, कितनी उनको पीड़ा हो रही है। लेकिन इन्होंने हर जगह राजनीति तलाशने का अगर सोच लिया है तो वो तो भगवान ही मालिक है। और वो चारधाम यात्रा में जो भगवान बैठे हुए हैं, वो सब देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से प्रदेश की जनता को दोयम दर्जे पर रख दिया है। हमारी जब विपक्ष में जब हमारी पार्टी थी, तो 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, हमने कभी इनको इस तरह से नहीं, आप जो कह रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलते रहेगा चंद्र साहब, लेकिन इससे हल नहीं निकलेगा। चंद्र साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ कह रहे थे, जरूर कंप्लीट कीजिए। लेकिन यह भी बता दीजिए कि अब आगे सरकार ऑन अ सीरियस नोट क्या सोच रही है, कैसे करने वाली है। जरूरत हो तो विपक्ष का भी सहयोग लीजिए, वो तो देने को तैयार होंगे इस पूरे मुद्दे पर आपके साथ। विशेषज्ञों के साथ बैठिए, जनता के बारे में सोचिए, लेकिन कुछ कीजिए। चंद्र साहब। कुणाल भाई, मैं यही कहना चाह रहा था, जो अभी मेरे बड़े भाई जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात बोली कि 5,000 रुपए के चेक दिए जा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ 5,000 के नहीं, 5 लाख के चेक दिए गए और वो फौरी तौर पे दिए गए, फौरी राहत दी गई। उसका ये मतलब नहीं है कि जो उनकी भरपाई है, जो उनके नुकसान की है, वो केवल 5,000 रुपए के चेक में करी गई है। उसके बाद ये बोला गया था कि जो भी चीजें होंगी, जो नुकसान होगा, उसका आकलन करके जो भी उनका राशि होगी वो उनको दी जाएगी। और साथ में आप देखिए, आप विपक्ष से क्या आशा करते हैं कि ये कंधे से कंधा साथ मिला के सरकार के साथ चलेंगे? ये कहाँ दिखता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और यहाँ पे दौरा करते हैं, 1200 करोड़ का वो फौरी राहत देते हैं, उसको ये अंतिम राहत समझ लेते हैं और जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं और 20,000 करोड़ की डिमांड करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं? और आप इनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि ये साथ देंगे सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर? अगर इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके पदाधिकारी हैं, वो क्षेत्र में कहीं भ्रमण नहीं करते, कोई इनके पास पैरामीटर नहीं है, उसके बिना ये 20,000 करोड़ की डिमांड करने लग जाते हैं और इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये पैसा कहाँ से इनको पता चल रहा है कि इतना खर्च, इतना व्यय, इतना नुकसान हुआ है प्रदेश में। उसके बाद भी अगर आप ये बोलते हैं कि ये साथ में रहेंगे कंधे से कंधा मिला के, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। अभी विगत दिनों आपने देखा होगा, कैबिनेट मंत्री और डीएम के बयान को लेके जो आपस में बातें थी, उसको लेके उसी पे ये उलझते हुए चले गए। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश की राजधानी में आपदा, ये लोग कितना व्यथित हैं।
उस बात को छोड़ के ये इस चीज पे लड़े हुए हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की व्यथा को लेके अगर थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है, थोड़ा सा छटपटाहट में कुछ बोल देता है, तो उसको लेके ये बातें बना देते हैं, उसको लेके ये बोलते हैं कि सारी चीजें वही चल रही हैं ठीक है इस प्रदेश में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुणाल भाई, आखिर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि मैं विपक्ष से भी चाहता हूँ एक जिम्मेदारी वाला रवैया अपनाएं और सरकार का साथ दें। इस घड़ी में तो कम से कम दें, हम ये मानते हैं। ठीक बात है। जोशी साहब, त्रासदी विकट है। अब केवल बात उत्तराखंड तक सीमित तो नहीं है। देखिए, आप भी हिमाचल में सरकार में हैं, वहां पर भी कमोवेश ऐसी ही सिचुएशन अराइज हो गई है। ऐसे में जिस सहयोग की अपेक्षा सत्ता पक्ष आपसे करता है, वह सहयोग देंगे, कैसे देंगे और क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस आपदा की घड़ी में सरकार के साथ है और आमजनों के साथ है, लेकिन सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बातें हैं वो विरोधाभासी है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 6,700 करोड़ रुपए की मांग करते हैं कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हाँ। और केंद्र से जो टीम आती है वो सिर्फ 1,200 करोड़ रुपए दे के जाती है। इनमें कैसा सामंजस्य है? मुख्यमंत्री जी तो 700 करोड़ की बात कर रहे हैं। मैं आपको बीच में नहीं बोला, क्योंकि आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर मैं बोलता तो आप एक भी शब्द नहीं बोल पाते, इसलिए मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना। आप मेरे को भी सुन लीजिए जरा। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 700 करोड़ रुपए और इन्होंने दिए 1,200 करोड़ रुपए। और एक उत्तराखंड के अंदर जो मृतक आदमी है, एक आदमी की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख रुपए, और जो घायल हो जाता है उसको सिर्फ 50,000 रुपए। ये कैसी सरकार चल रही है? सरकार चल रही है, मजाक चल रही है। देहरादून के अंदर जब आपदा आई, आपदा से निपटने के लिए मंत्रियों को, विधायकों को वहां पे लगना चाहिए था। अभी इन्होंने ही बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने, इन्होंने कहा कि डीएम से लड़ रहे, मंत्री जी लड़ रहे। अरे आप अपनी भाषा तो देख लीजिए, आप डीएम से किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आप चर्चा होनी चाहिए थी कि देहरादून में आपदा आ रही है, कौन कौन से प्रभावित क्षेत्र है, हमारी क्या योजनाएं होनी चाहिए थी, उसमें नहीं हो रही है। इनके नेता प्रोटोकॉल का रोना रो देते हैं, इनके नेता बदतमीजी जिलाधिकारी से करने लग जाते हैं। ये सारी बातें सरकार का तो फेलियर है। अगर मंत्री की और जिलाधिकारी की आपस में नहीं बन रही है, इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ अपना प्रोटोकॉल का रोना रो के चल देंगे आगे। जो आपदा में लोग घायल हुए हैं, जो अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ है, उसके बारे में ये कुछ नहीं सोचेंगे। ये सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ बोलना है, मीडिया में आएंगे बोलेंगे, करने से इनका कुछ नहीं है। आज की डेट में प्रदेश के अंदर ये ऑल वेदर की बात करते थे, ऑल वेदर रोड। आप देख लीजिए, 4 धाम यात्रा कितने बार इनको रोकने पड़ी। कांग्रेस ने तो नहीं कहा कि आप यात्रा को रोकिए, जब यात्रा सुरक्षित है तब आप लोगों को भेजिए। आप जबरदस्ती कह रहे हैं रोड है सारी टूटी पड़ी है, आप कह रहे हैं ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड। अरे देखिए किस प्रकार से 4 धाम की यात्रा हुई, 1 महीने में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आपका क्या योजना है? इस प्रकार की ठीक है, नहीं आप नहीं, सवाल आप पूछें जोशी साहब, ठीक बोले। 2 मिनट है मेरे पास, आप लोग दोनों से मैं पक्ष विपक्ष जरूर लूंगा। 1 मिनट जोशी साहब होना चाहिए, ठीक है। सरकार डेवलपमेंट के बारे में सोचे, ओके, आपदा के बारे में सोचे। अगर सही तरीके से विकास प्रदेश का करेंगे तो कांग्रेस इनके साथ है। ठीक है, प्रदेश का विकास ही नहीं होगा, लोग यहाँ ठीक है, ठीक है जोशी साहब। चंद्र साहब, अब देखिए 2 मिनट का वक्त है, आप भी हाथ उठा रहे थे, जरूर काउंटर रखिएगा, लेकिन यह बता दीजिएगा, जो उनका आरोप भी है कि जब आप बेसिक्स को ही एड्रेस नहीं कर रहे हैं, जो ऑनगोइंग चीजें हैं, तो फिर कैसे कुछ कर पाइएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। बोलिए चंद्र साहब। नवीन भाई, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ सर्वप्रथम कि जो ये बात आई है कि आप आपदा के प्रभावित क्या क्या हुआ है आपदा से, उसके बारे में चर्चा करते ये करते बोल रहे हैं जो हमारे बड़े भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम भी तो यही अपेक्षा करते हैं कांग्रेस से कि आप इन तरह की बातें तो करिए, कंस्ट्रक्टिव बातें करिए। आप कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, आप भी बोल रहे हैं कि 4 धाम यात्रा कितनी बार रोकनी पड़ी। अरे भाई, जब मौसम खराब है, जब हमारी सरकार को यात्रियों की, जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनकी जान की फिक्र है, इसीलिए तो रोक रहे हैं। हमें क्या सिर्फ पैसे कमाना है क्या? खेल खेलना है क्या? हम वो काम नहीं करते, हम वो काम नहीं करते। और रही बात ये जो कांग्रेस बोल रही है कि आज विकास ऐसे होना चाहिए, हम आपके साथ है आपदा में, आपने क्या करा? आपने गंगा नदी को नहर बना दिया, आपने वहां के जो विकास के कार्य उसको अनुमति प्रदान कर दी, उनको मान्यता प्रदान कर दी। आपने ये मिसाल रखी प्रदेश के सामने, आपको शर्म नहीं आती? अब आज जो आप इतना रोना रो रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आपने इस प्रदेश में क्या करा? आ रहे हैं जोशी साहब, आपके पास भी आ रहे हैं, जवाब लेने आ रहे हैं जोशी साहब आपके पास। आरोप लगा
भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। वाला मामला देखिए, एक मिनट। आपके मंत्री जो घोड़े को मारने के उसमें, ठीक है चंद्र साहब, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं। सर प्लीज एक एक करके बोलिए सर, जनता को कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा डिबेट का। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मानने को तैयार नहीं है। प्लीज ठीक है चंद्र साहब, आप जवाब ले लीजिए। आपका प्रबंधन पूरी तरह से फेल है इनका, आपका प्रबंधन इनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनका कोई भी एक नेता वहाँ पे आपदा क्षेत्र पे नहीं गया, इनका कोई भी एक नेता बताइए। आप जरा कांग्रेस के तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र में गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष आ गए, हमें तो कहीं नहीं। आपके प्रदेश के अंदर पूरा मुख्यमंत्री के सारे विभाग संभाल के बैठे हैं और मंत्रियों को और विधायकों को विभाग देने को क्या सोच रहे हैं। सारे प्रदेश में पूरे विभागों में काम आज बच्चे पड़े हैं। एक मिनट सर, चंद्र साहब एक मिनट सुन लीजिए। लोग चक्कर काट रहे हैं क्योंकि विभाग के मंत्री नहीं है आपका, पूरा मुख्यमंत्री। एक मिनट चंद्र साहब सुन लीजिए, कोई काउंटर होगा तो दीजिएगा। आ गई है। हाँ बोलिए, आप खामोश हुए तो आप लोग दोनों खामोश हुए। चंद्र साहब जो जवाब मिला है जोशी साहब से, उससे आप सहमत हैं? प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, लूट खसोट की सरकार चल रही है। हाँ आ रहे हैं चंद्र साहब, आ रहे हैं, जवाब लेने आ रहे हैं। अब उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास किनारे धड़ल्ले से खनन हो रहा। इनके विधायक, इनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लोकसभा के अंदर बोले कि धड़ल्ले से खनन हो रहा है। इनके विधायक अरविंद जी बोले कि धड़ल्ले से यहाँ पे खनन हो रहा है। इनके विधायक मुन्ना चौहान जी वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे पड़। ठीक है जोशी साहब, समझ गए। देखिए चंद्र साहब बोल रहे हैं, आपके अपने ही लोग तो खुद बोल रहे हैं, आप दूसरों को क्या नसीहत दे रहे हैं? बोलिए। नहीं बोलने देंगे क्योंकि इनके पास मुद्दे ही नहीं बचे, बस ये इन्हीं मुद्दों पे। चलिए आपसी विवाद में तो केवल वक्त ही जाया होता है, वक्त इतने की इजाजत देता है हमें, इसे हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।